Hello students, in earlier class we have discussed the product method of calculating national income. We have discussed one numerical problem of that method. In today's class we discuss another problem, another variety of the problem, how the same concept can be asked in different situation that we are going to discuss in this example. Some information is written on the board for you. What is that information? Let's see. Exports by firm A, imports by firm A, sales to households by firm A, sales to firm B by firm A, sales to firm A by firm B and sales to household by firm B. ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। ये मैंने आपको रीड आउट करके बताई है। क्या बोला गया है? ग्रॉस वैल्यू एडेड में बोला गया है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर आप करेंगे तो आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड आ जाएगा। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे था आपको ध्यान होना चाहिए। वैल्यू ऑफ आउटपुट था आपका सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक के लिए आपको क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दोनों चाहिए था। सर यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा दिया हुआ ही नहीं है, ना क्लोजिंग स्टॉक है ना ओपनिंग स्टॉक है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो उसे आप निल मान सकते हैं। अगर स्टॉक की इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है किसी भी स्टॉक की तो आप उसे निल मान सकते हैं, दिक्कत वाली बात आपकी नहीं है। दोहराएंगे तो यानी कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक था, तो स्टॉक तो है नहीं, तो अब सिर्फ और सिर्फ सेल्स हो गया। वैल्यू ऑफ आउटपुट इस वाले एग्जांपल में क्या हो गया? सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब था आसान भाषा में परचेजेस, ठीक है। हमारी जितनी भी परचेजेस है वो हमें लेनी है, तो जितनी भी सेल्स है वो हमें लेनी है, जितनी भी परचेजेस है वो हमें लेनी है ए की, तो ए का हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड आ जाएगा। चलिए फोकस करते हैं सेल्स पे। अब सेल्स की बात जब हो रही है तब सेल्स अगर कंट्री के बाहर की है वो भी इंक्लूड होगी। सर मतलब क्या ये एक्सपोर्ट्स इंक्लूड होगा? हाँ जी होगा। यहाँ पे ए ने सामान बेचा है, ये इंक्लूड होगा। दूसरा, अगर किसी दूसरे प्रोड्यूसर को सामान बेचा है वो भी इसमें इंक्लूड होगा। सर मतलब ये सेल्स टू फर्म बी जो की है ये क्या इंक्लूड होगी? हाँ जी होगी। सेल्स टू फर्म बी भी इंक्लूड होगी। किसी दूसरे को सामान बेचा है वो इसमें इंक्लूड होगा। किसी दूसरे मतलब किसी दूसरे प्रोड्यूसर को। और आपके मेरे जैसे कंज्यूमर हाउसहोल्ड्स को जो सामान बेचा है वो तो इंक्लूड होगा ही होगा। यानी कि पॉइंट नंबर 3 सेल्स टू हाउसहोल्ड ये तो इंक्लूड हमें करना ही है। तो तीन तरह की सेल्स ए ने की है, एक्सपोर्ट भी किया है, हाउसहोल्ड को भी सेल की है और फर्म बी को भी सेल किया है, ठीक है। ये तीन तरह की सेल यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में तीनों आएंगी, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी कि सेल्स के अंदर तीनों आएंगी, एक्सपोर्ट्स भी आएंगी, सेल्स टू हाउसहोल्ड्स तो आएगी और दूसरे किसी अगर प्रोड्यूसर को सेल की है तो वो भी इसके अंदर कैलकुलेट होगी। तो तीनों सेल्स को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपके पास में क्या फिगर्स आपको दे रखे हैं 150 आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। अब आती है बारी इंटरमीडिएट कंजम्पशन की। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब आपका परचेजेस। अगर बाहर सामान बेचने को एक्सपोर्ट्स को सेल्स में इंक्लूड किया है तो बाहर से सामान खरीदने को इंपोर्ट्स को भी सेल्स में इंक्लूड किया, सॉरी परचेज में इंक्लूड किया जाएगा। अगर एक्सपोर्ट सेल्स में इंक्लूडेड है तो इंपोर्ट परचेज में इंक्लूड होगी ही होगी। तो देखिए आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी कि आपका परचेजेस, उसके अंदर ये इंपोर्ट सेकंड नंबर का जो इंपोर्ट है ये आएगा ही आएगा। इंपोर्ट बाय फर्म ए यानी कि फर्म ए ने सामान खरीदा तो वो आएगा ही आएगा। और एक और चीज ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए पॉइंट नंबर 5 को।
क्या बोल रहे हैं पॉइंट नंबर 5, सेल्स टू फर्म ए बाय फर्म बी, सेल्स टू फर्म ए बाय फर्म बी, फर्म बी ने सामान बेचा है। सर ये तो सेल्स है ना, बी ने सामान बेचा है ना, बिल्कुल बी ने सामान बेचा है। किसको बेचा है जरा ध्यान से देखिए, सर ए को बेचा है। तो अगर बी ने बेचा है ए को, तो ए ने क्या किया? बी ने बेचा है ए को, तो ए ने क्या किया है? सर ए ने तो खरीदा है, तो फिर खरीद में लो ना, इस परचेज में लीजिए ना, क्यों नहीं ले रहे हैं? हाँ सर ये तो हमने सोचा ही नहीं था, इसीलिए तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो परचेज फ्रॉम फर्म बी, ठीक है, फर्म बी से, इस तरह से ले दिया मैंने से, फर्म बी से जो सामान खरीदा वो भी हमने ले लिया। तो इंपोर्ट ले लिया हमने 50 का, और फर्म बी से जो सामान खरीदा वो ले लिया हमने 30 का। टोटल मिला के कितनी परचेजेज हो गई है हमारी? 80 की परचेजेज हो गई है। टोटल मिला के 80 की परचेजेज हो गई है। तो दोनों को अगर मिला लिया जाए, सॉरी दोनों का डिफरेंस अगर निकाला जाए तो कितना डिफरेंस आएगा हमारा? 70, इसका वैल्यू ऐड आ जाएगा। 150 माइनस 80, 70 का वैल्यू ऐड हो गया है। सेम कॉन्सेप्ट हम बी के लिए अप्लाई करेंगे। बी की सेल्स ले लेंगे और बी के परचेजेस ले लेंगे। बी की सेल्स ध्यान से देखिए, बहुत इजीली अवेलेबल है। बी की सेल्स टू फर्म ए बाय फर्म बी, बी ने सामान बेचा 0.5 में। सेल्स टू हाउस होल्ड बाय फर्म बी, बी ने सामान बेचा 0.6 में। 0.5 एंड 0.6 दोनों में बी ने सामान बेचा है, दोनों यहाँ पे ले लीजिए। दोनों में बी ने सामान बेचा है, दोनों यहाँ पे ले लीजिए। तो दोनों आप जब यहाँ ले लेंगे 30 + 60, तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में वही जो बी ने सामान खरीदा है, जो बी ने सामान खरीदा है। अब देखिए, एक्सपोर्ट बाय फर्म ए, ये बी ने सामान नहीं खरीदा। इंपोर्ट बाय फर्म ए, ये बी ने सामान नहीं खरीदा, ठीक है। यहाँ पे दोनों में सेल की है 5th और 6th में, तो यहाँ पे भी बी ने सामान नहीं खरीदा। तो पॉइंट नंबर 1, 2, 5, 6 तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए आपके। हो सकता है इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो सकता है हमें परचेज 0 लेनी पड़े, लेकिन देखें तो सही पहले। पॉइंट नंबर 3 और 4 बच गया। पॉइंट नंबर 3 में देखिए क्या बोल रहा है, सेल्स टू हाउस होल्ड्स बाय फर्म ए। हाउस होल्ड्स को सामान बेचा है ए ने, तो ये भी इसके अंदर नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 4 ध्यान से देखिए, सेल्स टू फर्म बी बाय फर्म ए, ए ने सामान बेचा है, ए ने सामान बेचा है। किसको बेचा है? ए ने सामान बेचा है किसको? बी को। तो इसका मतलब बी ने क्या किया है? खरीदा है। तो एक ही परचेज हमारे पास अवेलेबल है, वो है 40 की। तो ये दोनों का डिफरेंस आप निकाल दीजिए। ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना आ रहा है आपका? 50 आ रहा है, ठीक है। ए का ग्रॉस वैल्यू एडेड 70, बी का ग्रॉस वैल्यू एडेड आपका 50। अब अगर बारी आती है जीडीपी कैलकुलेट करने की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो जितने भी फर्म्स हैं उनका जितना वैल्यू एडेड है, फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, फर्म डी, जितनी फर्म्स आपको दे रखी हैं सबका वैल्यू एडेड जोड़ दीजिए। सम टोटल ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल द प्रोड्यूसर्स इज नोन एज जीडीपी। सम टोटल यानी कि 70 को भी टोटल कर दीजिए, 70 को और 50 का टोटल कर दीजिए। सम टोटल ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड, इन दोनों के ग्रॉस वैल्यू एडेड को सम टोटल कर दीजिए, आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। ये आपका जीडीपी हो जाएगा। तो ये एक और वैरायटी थी आपके इस प्रोडक्ट मेथड की। इस तरीके से हमें ये कैलकुलेट करना है। क्लियर है? इतना ही आज हम करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।